हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार आचार्य, फिजिक्स लेक्चरर। आज इस कोरोना महामारी के चलते हुए बच्चों को एजुकेशन के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसके चलते आपके लिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी इससे लाभान्वित हों, इसलिए सभी बच्चों को और अपने मित्रों को, सहयोगियों को इससे अवगत कराएं। धन्यवाद। तो आज अपन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, ये विद्युत क्षेत्र क्या चीज है। तो आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये हमारे भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान की ये स्थिर वैद्युत की एक शाखा है, जिसके अंदर ये आता है। कौन सी शाखा है? स्थिर वैद्युत की। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में? स्थिर वैद्युत के बारे में। स्थिर वैद्युत की जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें आवेश और आवेशों से संबंधित जितनी भी घटनाएं उनका अध्ययन किया जाता है। बस कंडीशन यह है कि आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए। ध्यान रहे, आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए। यदि आवेश स्थिर नहीं है तो अपन स्थिर वैद्युतिकी के अंदर उसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात बताई कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी? आवेश की। आवेश जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। आपको आवेश को समझाने के लिए मैं कुछ पॉइंट वाइज आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट आता है कि आवेश है क्या। तो आवेश को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आवेश किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। जैसे मैंने कहा कोई लड़का अच्छा है या कोई लड़का बुरा है, तो अच्छा होना बुरा होना ये क्या है? एक गुण है। तो ठीक उसी प्रकार हर पदार्थ के अंदर आवेश मौजूद होता है, ये उस पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। ठीक है, तो पहली बात हुई गुण की, यानी मौलिक गुण है। अब सेकंड बात करते हैं कि बात आती है कि अगर ये पदार्थ के अंदर विद्यमान है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो अपन उसको पता लगाने के लिए कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताता हूं कि सपोज करें कि अपने पास दो वस्तु है, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है। ये वस्तु नंबर 1 और ये वस्तु नंबर 2। वस्तु 1 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, वस्तु 2 में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने यहां से इस वस्तु 1 से वस्तु 2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दिया, यानी कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? इधर। तो इलेक्ट्रॉन के इधर जाने से क्या होगा? इसमें प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार ये वस्तु क्या होगी? ऋणावेशित। और ये वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित। तो यानी कि ये वस्तु धनावेशित हुई और ये वस्तु ऋणावेशित हुई। तो धनावेशित और ऋणावेशित होने का कारण कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाता तो यहां इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ता, यहां इलेक्ट्रॉन कम नहीं होता। अब आप लोग सभी कहेंगे कि सर प्रोटॉन जो है वो क्यों नहीं जा रहा है, आप इलेक्ट्रॉन को ही क्यों भेज रहे हो? तो आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो किसी भी पदार्थ के अंदर जो परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है। इस प्रबल नाभिकीय बल के कार्य करने के कारण प्रोटॉन अपने नाभिक में से बाहर नहीं आ सकता, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उतने ज्यादा प्रबल बंध से नहीं बंधा होता है। ये सामान्य ताप पर धातुओं के अंदर या फिर उच्च ताप पर अर्धचालक और कुचालकों के अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करता है? बाहर आ जाता है।
इसी कारण इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना संभव है जबकि प्रोटॉन को करना संभव नहीं है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें सभी बच्चे। तो कितने पॉइंट बता बेटा? 2। एक तो मौलिक गुण और दूसरा वस्तु के द्वारा आप लोगों को समझाया गया। आगे अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।